नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आर.के. श्रीचंद्रा क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं तथा आशा करते हैं कि आप लोग प्रसन्नचित होंगे और प्रसन्नचित होकर अपने सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करते होंगे। चलिए, तो आज भी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले यह आपको बता दें कि यह जो वीडियो आपकी है भारतेंदु युग से संबंधित है। भारतेंदु युग में जो भारतेंदु मंडल के कवि आते हैं, भारतेंदु मंडल के कवियों में जो प्रमुख प्रमुख कवि आते हैं उनसे यह है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है राधा कृष्ण दास। कवि का नाम है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास को हम लोग पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है राधा कृष्ण दास, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। हिंदी साहित्य इनसे संबंधित प्रश्न क्या बनता है, इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी जन्म के बाद देखते हैं और इनकी रचनाओं को देखते हैं, साथ ही साथ इनसे संबंधित प्रमुख विचार जो क्या क्या हैं वह देखेंगे। तो इनका जन्म जो होता है, ये जन्म पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म तो 1865 ईस्वी माना जाता है। यदि आपसे जन्म पूछे कि इनका जन्म कब हुआ तो 1865 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न यह बोलता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो जिस सन में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात 1907 में इनकी जो हो गई मृत्यु हो गई। दो तीन प्रश्न यहाँ से याद रखेंगे, ज़्यादा हम लोग डीप नहीं चाहेंगे क्योंकि डीप से प्रश्न नहीं बनता है। जहाँ से प्रश्न बनता है इनकी रचनाओं से आज तक जितने भी प्रश्न श्रृंखला बना है वहाँ से बना है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालिएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख रचनाएं से यदि हम पढ़ते हैं तो इनकी पहली रचनाएं आती है और पहली रचना को हम कहते हैं 12मासा। 12मासा इनकी पहली रचना है। एक प्रश्न यहाँ से आपसे कर ले रहा हूँ कि 12मासा लेखा परंपरा का प्रारंभ कब किया गया था। इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि हिंदी साहित्य में 12मासा कब लिखा गया था, इस परंपरा का प्रारंभ कब हुआ था, तो आप इसको करिएगा। इनकी मुख्य रचनाओं में 12मासा जो है वो भारत 12मासा के नाम से जाना जाता है। नागमती के भी 12 मासों का वर्णन किया गया, वियोग वर्णन किया गया, वहाँ नागमती लगाया गया है। तो विशेष रूप से भारत 12मासा। इसके बाद दूसरी रचनाओं को हम जब देखते हैं तो महाराणा प्रताप इनकी रचना होती है। महाराणा प्रताप इनकी रचना होती है। यह महाराणा प्रताप इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है और इस रचना को यदि आपको समय मिलेगी तो आप ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इसी रचना की श्रेणी में एक रचना और इनकी पूछी जाती है खूब धुआंधार, देश दशा। देश दशा किसकी रचना है, वह है राधा कृष्ण दास की है। देश, थोड़ा सा देश को आप लोग सही से लिख लीजिएगा। इसके बाद जैसे देखें, महारानी पद्मावती का नाम आप लोग सुने होंगे। महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती, पद्मावती। दो प्रश्न और यहाँ से आप करिएगा। एक प्रश्न है आपका, पद्मावत किसकी रचना है। दूसरी रचना यहीं से आपका आ जाएगा कि पद्मावती किसकी रचना है। पद्मावती किसकी रचना है, दोनों प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पद्मावत और पद्मावती किसकी रचना है।
यहाँ महारानी पद्मावती है जो राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ एक देखेंगे हमारे देश में प्रयाग कुल कितने हैं। प्रयाग से यदि प्रश्न बनता है कि हमारे देश में कुल कितने प्रयाग है, कमेंट करिएगा। कौन कौन प्रयाग हैं, किस प्रयाग का नाम से यह, हाँ, कौन कौन से प्रयाग हैं, उन प्रयागों का नाम क्या है। लेकिन एक रचना हम पढ़ेंगे, पृथ्वीराज प्रयाग। पृथ्वीराज प्रयाग, पृथ्वीराज प्रयाग किसकी रचना है, तो यह है बाल राधा कृष्ण दास की है। प्रयाग राज, पृथ्वीराज प्रयागराज, पृथ्वीराज प्रयाग, पृथ्वीराज प्रयाग, राज नहीं लास्ट में रहेगा, पृथ्वीराज प्रयाग रहेगा। नेक्स्ट रचनाओं की श्रेणी में यदि चलते हैं तो जुबली पूछा जाता है। जुबली किसकी रचना है, जुबली किसकी रचना है, तो ये भी जो है राधा कृष्ण दास की रचना है। तीन रचनाओं को तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं आपको मैं बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट के परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो गए। राम जानकी का नाम सुने होंगे आप लोग, राम जानकी, राम जानकी। प्रश्न एक यहाँ से और कर लीजिएगा, जानकी मंगल किस किस कवि की रचना है, जानकी मंगल किस किस कवि की रचना है। एक जगह काव्य है, एक जगह जो है गद्य। तो काव्य किसने लिखा है, गद्य किसने लिखा है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगली रचना है छप्पन की विदाई, छप्पन की विदाई, छप्पन की विदाई भी इन्हीं की रचना है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो यह थे इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा एक बार ये भी पूछा गया था, प्रताप विसर्जन, कहीं प्रताप लिखे थे ना, महाराणा प्रताप। एक रचना और यहाँ पूछी जाती है, प्रताप विसर्जन, विसर्जन किसकी रचना है, तो किसकी है, राधा कृष्ण दास की रचना है। नेक्स्ट रचनाओं की श्रेणी में यदि चलेंगे तो रहीमन विलास, इनकी रचना है रहीमन विलास, रहीमन विलास, विलास इन्हीं की रचना है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने की श्रेणी में इनकी एक रचना पूछी जाती है, इनकी एक रचना पूछी जाती है जिस रचना का नाम यदि देखा जाए तो विजयनी विलाप है, विजयनी विलाप, विजयनी विलाप। इतनी रचनाएं इनकी प्रमुख रूप से हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इनसे संबंधित प्रमुख तथ्य देखिएगा। जो रहीमन विलास है, इनकी जो रचना इन्होंने लिखा है, यह जिसमें कवि रहीम के चरित्र के दोहों को एक कुंडलीय छंद में इन्होंने अनुवाद कर दिया है। कवि रहीम के जो दोहे होते हैं उसका इन्होंने क्या किया है, रहीमन विलास में अनुवाद किया है, इसलिए इसको अनुदित भी कहा जा सकता है, अनुदित भी कहा जाता है। यह प्रश्न यह भी बनता है कि रहीमन विलास, रहीमन विलास उपजीव्य है, उपजीव्य है तो रहीम के दोहों पर, रहीम के दोहों पर यह क्या है, रहीम के दोहों पर यह आधारित है।
अब अगला हेडिंग बनाइएगा। अच्छा, एक प्रश्न हम यदि यहाँ से देख लें, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा देख लें तो राधा कृष्ण का दास का नाम भी वहाँ आता है। ये राधा कृष्ण दास का नागरी प्रचारणी सभा काशी से भी इनका नाम आता है। तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी में नागरी प्रचारणी सभा काशी में अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद पर थे। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी का की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष कौन कौन थे? नागरी प्रचारणी सभा का की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस कॉलेज के बच्चों में के मन में उत्पन्न हुआ और वो कौन कौन बच्चे थे? ये सारी बातें यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। अगली हेडिंग है, हो गया है, अगली हेडिंग है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह। देखिए, इधर उधर की बातें न करेंगे हम लोग, न कि हम काव्य कविताएं सुनाएं, हंसी मजाक करें, अच्छा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम की समय है, थोड़ा सा हम लोग क्लास को फर्स्ट करेंगे कि ठाकुर जगमोहन सिंह कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनसे प्रसिद्ध प्रश्नों कौन कौन से होते हैं। तो ठाकुर जगमोहन सिंह को हम जनमोहन भी कहते हैं। जगमोहन पूछे या जगन मोहन पूछे, जनमोहन पूछे तो एक ही बात है। जब भारत हमारा गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब उस समय भारत की क्रांति छिड़ी, द्वितीय क्रांति, जिसका प्रथम क्रांति 1857 में छिड़ी थी, तो 1857 में जग को लूटने की बात की गई थी। उसी समय इनका क्या होता है, जन्म होता है। जग को लूटने की बात कही गई 1857 में, तो 1857 में ठाकुर जगमोहन का जन्म होता है और बहुत कम समय में इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। और 1899 में 1899 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हिंदी साहित्य में इनको यदि जाना जाता है किसी उद्देश्य से, इनकी रचनाओं के आधार पर जाना जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन थी, कौन कौन प्रसिद्ध हुई। इनकी एक रचना का नाम होता है श्याम लता, नाम सुने होंगे। श्याम लता इनकी रचना का नाम है और कई बार यह पूछी गई है। श्याम लता किसकी रचना है? तो क्या है, ठाकुर जगमोहन की है। प्रेम संपत्ति लता भी इन्हीं के आधार पर पूछी जाती है। दूसरा है प्रेम संपत्ति। प्रेम संपत्ति अगर किसी की रचना है तो वह ठाकुर जगमोहन की रचना है, प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता, दो चीज़ याद हो जाएगा, श्याम लता, प्रेम संपत्ति लता जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। और इन्होंने श्याम लता के बाद श्यामा सरोजनी भी इनकी पूछी जाती है। श्यामा सरोजनी किसने लिखा है? श्यामा सरोजनी, सरोजनी तो ठाकुर जगमोहन जी की ही रचना है। और इसके बाद इनकी कलम जो होती है आगे बढ़ती जाती है। एक रचना कई बार पूछी गई है, देवयानी। चौथी रचना इनकी बड़ी प्रसिद्ध होती है, देवयानी। देवयानी। अब एक प्रश्न यह बताना है कि देववानी किस विधा की रचना है? क्या काव्य है या गद्य है? काव्य संग्रह है, गद्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, क्या है? इनके कुछ अनुदित रचनाओं पर हम लोग चलते हैं। अनुदित रचनाओं में यदि देखें तो ऋतु संहार और मेघदूत आता है।
तो यहाँ भी लिख लेंगे अनुदित रचना, अनुदित रचना ऋतु संहार, संहार, ऋतु संहार। और जो इनकी दूसरी रचना का नाम होता है वो विशेष रूप से यदि देखा जाए तो मेघदूत कहा जाता है। मेघदूत संस्कृत भाषा में किसकी रचना है? मेघदूत, मेघदूत संस्कृत भाषा में किसने लिखा है? क्या कालिदास की रचना है? क्या कालिदास की रचना है? कमेंट में कमेंट करिएगा। और एक उपन्यास इन्होंने लिखा, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास होता है जिसका नाम होता है श्यामा स्वप्न, श्यामा स्वप्न। देखिए इनके 3 श्यामा से आप याद रखिएगा, श्यामलता, श्याम सरोजनी, श्यामा स्वप्न। तीनों इसी जगह से याद रखेंगे कि ठाकुर जगमोहन की है। ठाकुर जगमोहन, मोहन माने कृष्ण होता है, कृष्ण का श्यामक श्याम कहा जाता है। तो श्याम सरोजनी, श्यामलता और श्याम स्वप्न जो है क्या है? इन्हीं की रचना है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और यदि देखा जाए तो इनके जीवन के स्थान के बारे में देखा जाए तो विजयगढ़ का आप लोग नाम सुने होंगे। विजयगढ़ कहाँ पड़ता है? तो आपका कमेंट आएगा सर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। विजयगढ़ की बात कर लें, विजयगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। कभी घूमने जाइएगा तो विजयगढ़ जरूर जाइएगा और ठाकुर जगमोहन सिंह की स्मृति जो है वह वहाँ जाकर देखिएगा। और वहीं के ये क्या थे, जो विजयगढ़ की रियासत थी, रियासत, रियासत थी, इसी रियासत के ठाकुर जगमोहन सिंह जो थे राजकुमार थे, राजकुमार थे। 2-3 प्रश्न यहाँ से आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न दिख रहा है। और इनके लिए एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन आता है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लें, दिख रहा है ना? चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में एक बात बोला है। वह क्या बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? इन्होंने ये कहा है कि हिंदी साहित्य में, जो हिंदी साहित्य था, उनकी इनकी रचनाओं को संस्कृत साहित्य में प्राचीन कवियों में जैसे वाल्मीकि हों या कालिदास हों या भवभूति हों, इनका सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। कि संस्कृत कवियों में, चार्ट में आप लिख लीजिएगा, संस्कृत कवियों का, संस्कृत कवियों का जैसे कालिदास, जैसे कालिदास, फिर इसके बाद वाल्मीकि, और इसके बाद यदि हम नाम लिख लेते हैं तो जिसके अंतर्गत आते हैं भवभूति का आप नाम लोग सुने होंगे। कालिदास की 2 रचनाओं, वाल्मीकि की 2 रचनाओं, भवभूति की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। भवभूति के 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इन्होंने कहा कि जो संस्कृत के कवि हैं, इनका सूक्ष्म चित्रण देखने को किसकी रचनाओं में मिलता है? कवियों का सूक्ष्म चित्रण, यहाँ से सूक्ष्म चित्रण यदि देखने को मिलता है, यदि देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो वह ठाकुर जगमोहन की रचनाओं में मिलता है। ठाकुर
जगमोहन की रचनाओं में मिलता है। मोहन की रचनाओं में मिलता है। याद रखिएगा, संस्कृत के कवियों का सूक्ष्म चित्रण किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन की रचनाओं में चित्रण देखने को मिलता है। तो यह थे ठाकुर जगमोहन से संबंधित महत्वपूर्ण 3-4 चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। आपको इम्पॉर्टेंट भी बता दें, देखिएगा आईएमपी में है देवानी, श्यामलता, प्रेम सपंती, सरोजनी, ये हो गया। और इधर जो होता है श्यामा स्वप्न, यह कई बार पूछी गई है। 3 चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा और प्रैक्टिस से मिलाइएगा, कहीं ना कहीं यह पूछा गया है। अगली रचनाकार के हम लोग नाम लिखते हैं, जिनका नाम विशेष रूप से पंडित राधाचरण गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। पंडित राधाचरण गोस्वामी, पंडित राधा चरण गोस्वामी, गोस्वामी। देखिए इनके नाम के बाद लगा है गोस्वामी। अगर यही गोस्वामी आगे सिर्फ गोस्वामी पूछा जाए, गोस्वामी जी की रचनाएं का नाम बताइए, तो किसी न किसी रूप से आप सीधे तुलसीदास पर पहुंचेंगे। लेकिन बाद में गोस्वामी लगे तो पंडित राधाचरण गोस्वामी की बात करेंगे। तो इनका जो जन्म होता है, इनका पासवर्ड होता है 5825। तो इनका जो जन्म होता है, जन्म की यदि हम बात कर लें तो 1858 में हुई थी। और मृत्यु की यदि बात कर लें, मृत्यु की तो 1925 में हुई थी। 1858 और 1825 के बीच जन्म लेने वाला व्यक्ति ने हिंदी साहित्य में नौ भक्तमाल जैसी रचनाएं करता है। नौ भक्तमाल, नौ भक्तमाल किसकी रचना है, तो जवाब आपका आएगा राधाचरण गोस्वामी की है। सिर्फ भक्तमाल पूछे किसकी रचना है, तब कमेंट में करिएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है। तब इसमें क्या लिखा गया है, दामिनी दूतिका इनकी रचना है। दूसरी रचना है दामिनी दूतिका, दूतिका इनकी रचना है। दामिनी किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दामिनी किसने लिखा है, इस बात को स्पष्ट कंफर्म करिएगा। और इसके बाद हम लोग, इनकी रचनाओं के बाद हम लोग चलते हैं, इनसे एक विशेष कथन पूछा जाता है। इनका कौन सा विशेष कथन है, किस आधार पर इन्होंने किया है, तो देखेंगे। शिशिर सुषमा, शिशिर सुषमा किसकी रचना है। तीसरा शिशिर सुषमा, शिशिर सुषमा, सुषमा, सुषमा किसकी रचना है, तो वो भी क्या है, राधाचरण गोस्वामी जी की है। इश्क चयन, इश्क लता किसकी रचना है, कमेंट करिएगा। इश्क चयन, इश्क चयन पूछे तो राधाचरण गोस्वामी की है। इश्क लता किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। भ्रमर गीत निषाद नदान, अगली रचना का नाम है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत निषाद नदान किसकी रचना है, तो यह जो है राधाचरण गोस्वामी की है। भ्रमर गीत किसने लिखा है, भ्रमर गीत लेखन परंपरा का प्रारंभ किसने किया था, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसके बाद प्रेम बगीची, प्रेम बगीची छठा है, प्रेम बगीची। प्रेम पचीसी किसकी रचना है, प्रेम बगीची ही है। प्रेम पचीसी किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
कि प्रेम पचीसी किसने लिखा है। अगला है भारत संगीत, 7वां है भारत संगीत। भारत संगीत, भारत संगीत किसने लिखा है, तो राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा यह लिखा गया है। इसके बाद आता है विधवा विलाप, 8वां है विधवा विलाप। विधवा विलाप, बकरी विलाप किसकी रचना है, बकरी विलाप किसकी रचना है, कमेंट करिएगा कि बकरी विलाप किसने लिखा, किस विधा की रचना है, इसको आप जरूर कमेंट करिएगा। अब इनके हम प्रमुख तथ्यों पर चलते हैं। 7-8 रचनाओं को पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट जो भी पूछी गई थी। इन्होंने किया क्या था, हिंदी और साहित्य जो भी इनकी भाषा में रचनाएं लिखी जाती थी, यह कहा जाता था कि इनका जो है हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी और संस्कृत भाषा पर, संस्कृत भाषा पर, भाषा पर, भाषा पर समान अधिकार, समान अधिकार था। दोनों प्रश्न यहाँ से कर लीजिएगा कि इनकी किन किन भाषाओं पर इनका अधिकार था। तो समान अधिकार जो था 2 भाषाओं पर था, हिंदी और। इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, और पत्रिका का जो नाम था, पत्रिका का जो नाम था वह था भारतेंदु। भारतेंदु, देखिएगा, एक भारतेंदु उपाधि है जो हरिश्चंद्र को दी गई थी, जहाँ पर भारतेंदु शब्द का अर्थ भारत का चंद्रमा स्वीकार किया गया है। लेकिन एक भारतेंदु नामक पत्रिका जो है वह विशेष रूप से जो होता है गोस्वामी जी द्वारा प्रकाशित होती है। और यह पत्रिका, अब एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि भारतेंदु पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी, तो यह एक मासिक पत्रिका थी। महीने में एक बार इसका जो होता था प्रकाशन होता था, इसी आधार पर इसे हम भारतेंदु के ये मासिक पत्रिका कहते हैं, जिसको जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा, सॉरी, राधाचरण गोस्वामी द्वारा यह लिखा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि उनकी 2 प्रमुख पत्रिकाओं का क्या नाम है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।